जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 29 हमारे टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी। आज के लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट जो कि हमारे इनिशियल चैप्टर्स के थे, चैप्टर 1, 2, 3, या शायद 4 का भी कोई टॉपिक था। तो इसमें उम्मीद है कि इतना टाइम नहीं लगेगा और एंड पे अगर टाइम हमारे पास बचा तो हम केस स्टडी जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी थी उनको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि केस स्टडी भी डिस्कस होगी आज के लेक्चर में। स्टार्ट करेंगे टेस्ट की डिस्कशन। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे आपके ऑडिट के कंसेप्ट्स ऐड हो रहे हैं, आपका ऑडिट का नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपको चीजें ज्यादा बेहतर, जो पुरानी चीजें पहले आपको शायद मुश्किल लगती थी, अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। जैसे आज अगर आपको टेस्ट 1 को आप देखें ना, तो उसमें जो उस वक्त शायद आपको चीजें मुश्किल लग रही थी या समझ नहीं आ रही थी, अब आपको निस्बतन आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर। और याद रखिए, ये टेस्ट की डिस्कशन के साथ साथ आप इसको अपनी रिवीजन क्लास भी समझे, क्योंकि इसके जरिए से आपके जो चैप्टर्स है उनकी रिवीजन भी मैं इंश्योर करूंगा कि साथ साथ हो रही हो। क्योंकि रिजल्ट के बाद आया ना, तो एक बंदा फोकस होकर आता है। उससे पहले प्रिपरेशन का लेवल कुछ और होता है, कुछ रमजान के दिनों में वैसे ही एनर्जी लेवल आप कहते हैं कि डाउन हुआ होता था, और फिर उसके बाद ईद के बाद रिजल्ट की टेंशन। तो अब मेरा हाल है, ये सारे एक्टिविटीज और टेंशन आपकी खत्म हो चुकी हैं। अभी बड़ी ईद भी है, चले वो बड़ी काफी दूर है। तो पहले क्वेश्चन 1, टेस्ट 1 का क्वेश्चन 1। कल लेबर डे है, हाँ जी, बाद में डिस्कस करते हैं इसको, पहले टेस्ट की डिस्कशन। ड्यूरिंग द ऑडिट, अच्छा सबसे पहले रिक्वायरमेंट, हमने केस स्टडी में क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को स्टडी करना है। थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट को डिस्कस करना है। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ब्रीफली डिस्कस ऑडिट स्केप्टिसिज्म। भाई ऑडिट स्केप्टिसिज्म तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो जो पढ़ा वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ही दूसरा नाम है। एंड एलैबोरेट ऑन द रिस्पांस ऑफ द ऑडिट मैनेजर। 2 क्वेश्चन पढ़ा। सबसे पहले आपने क्या करना है, केस स्टडी को पढ़ के अपने आप को टाइम बाउंड करना है। 4 मिनट का मतलब क्या है, सॉरी 4 नंबर का मतलब क्या है, 7 मिनट। अच्छा, अब आपने इसकी एलोकेशन भी करनी है फर्दर। क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है 2 चीजें पूछ रहा है। नंबर 1 ऑडिट स्केप्टिसिज्म के डिस्क्राइब करने को कह रहा है, और नंबर 2 रिस्पांस पूछ रहा है ऑडिट मैनेजर का क्या होगा। तो अब आपने इन 4 नंबर को एलोकेट करना है इन 2 पार्ट्स में भी। आपके ख्याल में जो स्केप्टिसिज्म के कितने मार्क्स होंगे इस 4 में से, और रिस्पांस के कितने मार्क्स होंगे? 2 मेरा हाल है, 2 यानी 3 साढ़े 3 मिनट आपने डेफिनेशन में लगाने हैं और तकरीबन 3.5 मिनट आपने रिस्पांस में लगाने हैं। ठीक है, 3.5 मिनट में जो आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑडिट स्केप्टिसिज्म की, सिर्फ वो 3 पॉइंट्स लिख देंगे। क्रिटिकल असेसमेंट वाली बात, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशन वाली, कि उसके बाद वो कि जी इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वाली बात भी लिखनी चाहिए, वो भी लिखनी चाहिए। शाबाश। अब रिस्पांस, हमें स्केप्टिसिज्म तो रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ आ गया क्या लिखना है, लेकिन रिस्पांस को समझ नहीं पाए हम। तो जब रिक्वायरमेंट से कोई चीज समझना है, कैसे समझ आती है वो? इंफॉर्मेशन पढ़ के। कह रहा ड्यूरिंग ऑडिट टीम प्लानिंग मीटिंग, a member of the audit team passed recommend that based on past experience with the client, he was confident that management of the client was honest and there was no issue as regards management integrity or risk of fraud in the company. कह रहे मैनेजमेंट जो है वो इंटेग्रिटी है उसकी, और पास्ट में कोई इशू नहीं है, मैनेजमेंट से कोई इशू नहीं है मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का और रिस्क ऑफ फ्रॉड का। ऑडिट मैनेजर रिस्पोंडेड दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ऑडिट मैनेजर कह रहे थ्रू आउट द ऑडिट स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर। अच्छा, पहले ये नोट कीजिए, हमने कमेंट करना है मैनेजर के ऊपर, उसने मैनेजर ने जो बात की है वो ठीक है नहीं। कमेंट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट में कमेंट करने का मतलब ये होता है आपने ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई करवाना है। जैसे फॉल्स हो तो हम ये बताते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आप मैनेजर की बात से एग्री करते हैं कि ऑडिटर शुड ऑलवेज मेंटेन? अच्छा, आप नोट कीजिए, तो दिलाना चाह रहा था, आपने नो इतनी कॉन्फिडेंट होकर बोला है, तो आपने ये देखना है कि कमेंट किसके ऊपर करना है हमने, ऑडिट मैनेजर या जूनियर। और ऑडिट मैनेजर ने क्या कहा है? ऑडिट मैनेजर ने ये कहा है कि ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। अगर वो कहता ना कि जूनियर के कमेंट के ऊपर आप बताइए, जूनियर के रिस्पांस कीजिए जूनियर के ऊपर, जूनियर की तरह मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम, अगर वो कहता ना मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम के ऊपर कमेंट कीजिए, फिर हमारे आंसर में होता है कि वो गलत कह रहा है। लेकिन उसने मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम नहीं बोला, क्या बोला है? मैनेजर ऑफ द ऑडिट टीम। तो इसका मतलब है मैनेजर ऑफ द ऑडिट टीम का कमेंट बोला है, उसने ठीक वही कहा है। ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई ना करे, उसे हमेशा करना चाहिए। तो हम कहेंगे जी हम इस बात से एग्री करते हैं, ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ यहां तक खत्म कर दें कि मजीद आगे कुछ डिस्कस करना है। मजीद आगे क्या डिस्कस करना चाहिए? इंपोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि वो ओवर जनरलाइज को अवॉइड करता है, ओवरलुक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करता है। तो इसमें हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की इंपोर्टेंस भी बतानी है। डायरेक्टली नहीं उसने पूछा, लेकिन जो स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि क्यों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी है, क्या ऑडिटर को हर हाल में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना बिल्कुल करना है, क्यों जरूरी है, उसके फायदे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बेनिफिट्स बताएंगे। डायरेक्टली उसने नहीं पूछा हुआ इंपोर्टेंस को, भाई कुछ बात समझ आई, या सिर्फ यस कर देंगे यस वी एग्री विद स्टेटमेंट ऑफ मैनेजर। सिर्फ यस नो करना है कि जस्टिफाई भी करवाना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर जगह पे अप्लाई होगी, इसको जस्टिफाई कैसे करवा सकते हैं आप? कैसे करवा सकते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर जगह अप्लाई होगी, कैसे जस्टिफाई कर, उसकी इंपोर्टेंस को बता के
क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? चलिए जी। हाँ, उसने पास्ट इंटेग्रिटी ऑनेस्टी की बिल्कुल बात किया, तो आप ये उसमें लिखें कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि हम पास्ट ऑनेस्टी बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसकी रीजन ये नहीं है कि पास्ट ऑनेस्टी की वजह से हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही अप्लाई ना करें, वो अप्लाई करें। हाँ, हमारा रिस्क किसी हद तक कह लीजिए कि कम हो जाएगा अगर मैनेजमेंट पास्ट में ऑनेस्ट होती है, और अगर पास्ट में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो रिस्क हाई हो जाता है। लेकिन इग्नोर हम किसी सूरत में नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपसे ये पूछे कि अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, क्या आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं? हमें नहीं, हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। सिमिलरली, अगर क्लाइंट पास में ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट पास में ऑनेस्ट है, क्या आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ओमिट कर सकते हैं? नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम इस फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे। रिस्क असेसमेंट में इस फैक्टर की वजह से रिस्क रिड्यूस होगा, लेकिन स्केप्टिसिज्म को अप्लाई जरूर करना है। एडवांटेजेस लिखने की रीजन समझ नहीं आई। देखिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए, इसीलिए एक दो एडवांटेजेस के पॉइंट्स लिख देने चाहिए। ठीक है, मार्क्स कम है, 2 नंबर है, इसलिए मैं जोर नहीं दे रहा, वरना आपके लिए लाजमी करार देता। बेहतर है कि अगर आपके पास टाइम हो, 1-2 पॉइंट्स एडवांटेजेस के भी लिख दीजिए। ठीक है, वरना देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा स्केप्टिसिज्म अप्लाई, जूनियर ने कहा टीम मेंबर ने स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट पास में ऑनेस्ट है। हमने उसे क्या समझाना है कि स्केप्टिसिज्म स्टिल अप्लाई करना चाहिए। पास ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि स्केप्टिसिज्म अप्लाई ना करें। ठीक है, हम उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते इस फैक्ट को हम, लेकिन रिस्क असेसमेंट में रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, फिर भी स्केप्टिसिज्म अप्लाई होगा। अगर आपको लगता है कि ये 2 पॉइंट्स लिख के कि हमने स्केप्टिसिज्म जरूर अप्लाई करना है, चाहे पास में ऑनेस्ट हो, क्योंकि ऑनेस्टी की वजह से रिस्क कम होगा सर। ठीक है, तो यही लिख दें। मैं अगर लिखूं, मेरे पास टाइम हो, तो मैं 1-2 एडवांटेजेस या इंपोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी लिख दूंगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करने को जस्टिफाई करवाएंगे। नेक्स्ट 2, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अनमोडिफाइड रिपोर्ट ऑन ए प्रॉफिट फॉर कॉस्ट। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द, अच्छा यहां पे वैसे लफ्ज ऑडिटर की बजाय लिख लें प्रैक्टिशनर, किसी एक वजह से करवा रहा हूं। ऑडिटर की बजाय ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या होगा यहां पे? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर एक जेनेरिक टर्म है जो किसी भी केस में यूज की जा सकती है। कह रहा है बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस सपोर्टिंग द असम्पशंस, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast। ये तो एडवर्स ओपिनियन हो गया है ना, एडवर्स ओपिनियन हो गया। ये डू नॉट का लफ्ज आ गया ना, एडवर्स ओपिनियन में होता है फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्स ओपिनियन हो गया ना। कौन सा ओपिनियन हुआ फिर? लिमिटेड एश्योरेंस का। कह रहा है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एन ऑडिट ऑन द एनुअल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेवल ऑफ एश्योरेंस बताइए कौन सा है? लिमिटेड एश्योरेंस है। कैसे पता चला लिमिटेड एश्योरेंस है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। देखिए, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन और है। डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एडवर्स ओपिनियन है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन लिमिटेड। दोनों को फर्क रखना है, मिक्स नहीं करना। तो ये लिमिटेड एश्योरेंस है जी। हाउ एंड व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड। हाउ इट डिफर्स, ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन है, ऑडिट में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है। ये तो क्या हाउ इट डिफर्स, यही होता है ना डिफरेंट रीजनेबल में और लिमिटेड में। हाउ इट, व्हाई, क्यों? क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस में हमारा जो एविडेंस होता है, जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम, वो सब्सटेंशियली रिड्यूस प्रोसीजर होते हैं, जिनसे हमारे पास एविडेंस भी कम अवेलेबल होता है, एश्योरेंस लेवल भी कम होगा कंपैरेटिवली। ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करते हैं और इसीलिए एविडेंस ज्यादा मिलता है और एश्योरेंस लेवल भी इसी वजह से ज्यादा होता है। रीजन क्या है ऑडिट में एश्योरेंस लेवल ज्यादा होने की और रिव्यू में एश्योरेंस लेवल मॉडरेट होने की? रीजन क्या है? प्रोसीजर ऑडिट में ज्यादा है और रिव्यू में कम है, लिमिटेड प्रोसीजर है। रिव्यू में कितने प्रोसीजर है? लिमिटेड प्रोसीजर। रीजनेबल से कंपेयर करवा रहा हूं मैं। ऑडिट का मतलब रीजनेबल एश्योरेंस ही है, उसको भी नहीं रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसने सिर्फ ये पूछा है कि व्हाई एंड हाउ, एक्सप्लेन करने को नहीं पूछा। क्वेश्चन 3 ब्रीफली, 2 में कोई प्रॉब्लम? 3 चीजें पूछी हैं, लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाउ, व्हाई। आपके यहाँ में मार्किंग स्कीम क्या होगी? लेवल ऑफ एश्योरेंस की एक, हाउ एक, व्हाई एक। ठीक है, ये आपने ना इसको अपनी आदत बना ले, जो इतनी पक्की हो जाए कि आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आए फौरन इसके पार्ट्स भी बन जाए, हर एक को मार्क्स भी एलोकेट हो जाए। ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग, रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट टू मैनेजमेंट। रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट, ये क्या है? एक चीज बताइए सर, क्या इसमें लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है? रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट, लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है? इसमें नहीं आता। रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट, टोटल कितने रोल थे? 3। कौन कौन से? स्टीवर्डशिप, एजेंट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर के हवाले की जाती है। रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट में एक कंसेप्ट क्या है कि ऑडिटर, जो डायरेक्टर्स हैं,
वो ओनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और जहां पे उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई वहां पे उनके बेस्ट इंटरेस्ट के मुताबिक। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? एग्जांपल क्या है? जैसे पाकिस्तान में लार्ज कंपनीज का ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट्स हैं? सेल परचेज में, लोन लेने में मैनेजमेंट अपनी। अच्छा, चूंकि उसने लफ्ज मैनेजमेंट यूज किया है तो बेहतर है वो वाले बेनिफिट्स लिखे जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे इंटरनल कंट्रोल। चूंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है तो हमें ये बेनिफिट लिखना चाहिए कि ऑडिटर, जो ऑडिट के बेनिफिट्स में बेनिफिट है कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस सामने आ जाती है और ऑडिटर रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा क्या मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटीज को मीट कर रही है, ये भी ऑडिट के दौरान में चेकिंग हो जाती है इस चीज की। कहीं पे अगर रिस्पांसिबिलिटीज मीट ना हो रही हो, ऑडिटर उनको आइडेंटिफाई कर देता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन 4, अब ये एक छोटी सी केस स्टडी है। The managing director of Birdy Limited, an external audit client of your firm, has discovered that an employee has diverted rupees 30,000 of company funds into his own bank account by creating and paying purchase invoices on fictitious supplier accounts over the last 12 months. अच्छा, उसने इस एक पैराग्राफ में आपको एक फ्रॉड करने का तरीका भी बता दिया। क्या फेक परचेजेस रिकॉर्ड करें और उसको पेमेंट भी बुक्स में शो कर दें कि आपने पेमेंट कर दिया, और जो कैश है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। तो ये एक कॉमन तरीकाकार है। थोड़ा सा इसको मजीद कम्प्लेक्स किया जाता है प्रैक्टिस में, मतलब जितना उसने केस स्टडी में बताया इतना सीधा नहीं है, लेकिन ये तरीकाकार बहरहाल है। फेक परचेज रिकॉर्ड करके पैसे अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करने का ये तरीकाकार बिल्कुल है और कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं। कह रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैज कॉन्टैक्टेड योर फर्म टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न दैट द ऑडिट टीम डिड नॉट डिस्कवर दिस फ्रॉड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट एंड हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग विद द एंगेजमेंट पार्टनर टू डिस्कस द इशू। उसने कहा भाईजान आपकी ऑडिट आई थी, क्या कर आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? The financial statements for the current year show revenue rupees 25 million and profit before tax of rupees 1. ये फिगर किस लिए दी है? Materiality कैलकुलेट करने के लिए। Explain why the managing director's expectation that the audit team should have discovered the fraud is unrealistic. क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? देखिए, अगर उसने आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू दिया, इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करें। किस लिए यूज किया जाता है इस इन्फॉर्मेशन को? मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करें क्या है? 75,000। किस बेंचमार्क को यूज किया? क्यों यूज किया? हाँ जी, क्योंकि प्रॉफिट और टोटल एसेट्स अगर दोनों हो या प्रॉफिट और रेवेन्यू, तो प्रॉफिट को प्रेफर किया जाता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए प्रेफर्ड बेंचमार्क कौन सा है? प्रॉफिट। हाँ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनके लिए प्रेफर्ड बेंचमार्क रेवेन्यू या एसेट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट से गर्ज नहीं होती, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉर्मली हमारे क्लाइंट कौन से होते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो ऐसे में कुछ मेंशन किया हो, अज्यूम कर सकते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो ये अब बताइए कितना? 75,000, ये 30,000 है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? इमटेरियल है। ऑडिटर सिर्फ रिस्पांसिबल है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑन मटेरियल आइटम्स। वैसे तो इसी एक पॉइंट में आपका केस कंप्लीट हो गया, आपने साबित कर दिया कि ये इमटेरियल है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ये मटेरियल निकला था, फिर क्या करते हैं? क्या फिर कोई तरीका था साबित करने का? फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस कहते हैं। अगर इवन ये जो मटेरियलिटी लेवल है, ये फर्ज कीजिए अगर 20,000 आता तो ये फ्रॉड मटेरियल हो जाता। क्या फिर हम मान लेते हैं कि ऑडिटर की गलती है? फिर हम किस तरह बात को लेके जाते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। यानी पहले आपने मटेरियलिटी को देखना, इमटेरियल है तो बात वही खत्म। मटेरियल है तो फिर इनहेरेंट लिमिटेशन के साथ लिंक करना है इसको। क्लियर जी? देखिए, आप ये बात ISA का डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख दे कि ऑडिटर रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये लाइन लिख देते हैं ना, ये ISA का प्रिंसिपल ही है। फिर इसके बाद आप उसको जस्टिफाई करवा दे कि मटेरियलिटी लेवल ये रहा, अमाउंट ये रही, ये चूंकि मटेरियल है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में आता ही नहीं है, ऑडिटर कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, उसमें पहले आप रीजनेबल एश्योर जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है ना, जो चैप्टर 2 में पढ़ी थी, वो लिख सकते हैं। बल्कि जब कभी इस तरह का केस हो ना जिसमें वो कहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ गई है, तो उसमें स्टार्ट आप इसी चीज से लीजिए कि रिस्पांसिबिलिटी बताइए ऑडिटर की कि वेदर फाइनेंशियल रीजनेबल टू रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब कभी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी पे उंगली उठाए, आपने क्या करना है? पहले रिस्पांसिबिलिटी लिख देनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और की क्वेश्चन? देखिए, अगर आपके टेस्टिंग में कोई मार्क्स में मसला होना, तो वो वैसे तो हमने टेस्टिंग टीम, हाँ जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। अगर आपका कोई मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो मैंने टीम से कहा हुआ है कि उन्होंने मेंशन जरूर करना है कि मार्क्स किस वजह से डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अगर मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं तो उन्होंने रीजन कोई लिखी होगी। हाँ, रीजन ये उन्होंने कहा क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भी लिखी है। हाँ, कि हमने ये तो बता दिया। अच्छा, हमारे लिए वैसे यही, देखिए अगर मेरे ऊपर फर्ज कीजिए चोरी का इल्जाम लगा है ना, तो मेरा सिर्फ ये साबित कर देना कि मैं चोर नहीं हूं काफी है, मुझे घर भेजने के लिए काफी। मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि चोर कौन है, वो तो इन्वेस्टिगेटर का काम है। लेकिन अगर मुझे केस स्टडी में नजर आ रहा हो चोर कौन है, क्या सोल्यूशन में उसका जिक्र कर देना चाहिए कि नहीं? हालांकि लाजमी नहीं है, समझ रहे हैं? तो सोल्यूशन में
शायद ये लिखा है या उनके सोल्यूशन में मेंशन किया उन्होंने कि आपने ये डिस्कशन तो कर दी कि आइडिया जिम्मेदार नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन है इस फ्रॉड का? मैनेजर। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने की किसकी है? क्या ये लाइन लिखनी चाहिए थी? लाजमी नहीं, लेकिन लिख दें तो अच्छा है। ठीक है, लिख दें तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन इस लाइन की वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए थे। आप इस लाइन के ना लिखने की वजह से आपका शायद पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइन नहीं लिखी लेकिन इस लाइन के मार्क्स डिडक्ट किए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन शायद रीचेक कर लीजिए किसी भी किसी और वजह से डिडक्ट किया हो, वरना बाद में मुझे दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन 4 में कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो? क्या आपको ये पता चल गया कि ये फ्रॉड है? क्या ये पता चल गया इमटेरियल है? ये डिसीजन कर लिया आपने कि आइडिया के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, तो फिर रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? ये भी लिख दे तो अच्छा है, लिख दे तो अच्छा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, गिव एनी। नहीं देखिए हमने क्लास में, अच्छा एक चीज में रखिएगा, अब चूंकि रिजल्ट के बाद हमारी क्लास है तो कुछ हमारे ऐसे दो साथी हैं जो कि रिजल्ट के जो कि पहले पेपर दिया था अब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो एक चीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिसे में रखिए कि मेरा जो लेक्चर का जो स्टाइल होगा ना वो फ्रेश स्टूडेंट को सामने रखे होगा, ये अज्यूम करते हुए कि फ्रेश स्टूडेंट है। ठीक है, नो डाउट प्रैक्टिस मैंने ज्यादा करनी है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है उनको फायदा हो, उनको दोबारा क्लास ज्वाइन करने का कुछ फायदा। ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले सेशन वाली चीजें थी वही सारी हो जाए, फिर तो ज्वाइन करने का फायदा ना हुआ, तो वो चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, और वैसे भी हर सेशन में आपको पता है जैसे हर प्रोफेशनल ना उसमें जैसे जैसे काम करता है वो उसका फन निखरता है, तो उसी तरह हम टीचर के साथ भी ऐसे हर सेशन के बाद हमारा थोड़ा इंप्रूवमेंट आती है। तो इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस आपको मिलेगी ना वो कंसेप्ट तो वही होंगे, लेकिन कंसेप्ट में मेरी कोशिश होगी कुछ एग्जांपल्स मजीद ऐड कर दूं, और खास तौर पे जो आपको होम असाइनमेंट या प्रैक्टिस दी जाती है ना उसमें रिपीटर्स को वैल्यू एडिशन महसूस होगी। लेकिन क्लास में आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कंसेप्ट क्लास में डिस्कस ना करें जो कि एडवांस चैप्टर्स का है, क्योंकि इससे जो मेरे फ्रेश स्टूडेंट है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, सर ने क्या जवाब दे दिया। ठीक है, तो वो कोशिश, हाँ अगर आपके जहन में किस तरह का सवाल आता है ठीक है तो वो आप पूछ लिया करें, वो लेक्चर के स्टार्ट में जब मैं आपसे पूछता हूँ ना आप अगले दिन पूछ लिया करें। लेकिन अगर मैं कह दूं ना कि इस सवाल को रहने दे, फिर आपने उस सवाल को रहने देना। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट तो बेफिक्र होकर जो भी सवाल आता है वो पूछ लें। रिपीटर्स भी जो सवाल जहन में आता है वो एक दफा अपने आप से पहले ये पूछ लें क्या ये क्वेश्चन एडवांस चैप्टर का है या उस चैप्टर तक का है जहां पे अभी हम खड़े हैं। हम इस वक्त खड़े हैं चैप्टर 6 पे, अगर तो उस चैप्टर तक का बेफिक्र होकर पूछे, अगर एडवांस चैप्टर का है तो फिर कोशिश करें कि ना पूछे वरना स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। ठीक है, वो बाद में लेक्चर के बाद पूछ लीजिएगा, वैसे जब मैं क्लास एंड कर दूंगा उसके बाद। Question 5. Give any 2 examples about the uncertainty relating to financial statements being audited by you. कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए क्या कुछ एरियाज में अनसर्टेनिटी होती है इन्वॉल्व? बिल्कुल होती है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दीजिए। प्रोविजन फॉर वारंटी, डेप्रिसिएशन, ये सारे एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी ठीक है। और अगर आप एक क्लासिक एग्जांपल दे दें लिटिगेशन वाली वो भी बहुत अच्छा है। और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न तो बेहतरीन टेक्निकल एग्जांपल है। ये अगर किसी स्टूडेंट ने दे दी ना तो उसके लिए वाह कि मटेरियल भाई ये भी अनसर्टेनिटी है ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये तो बहुत ही हाईली टेक्निकल है। लेकिन अगर ये नहीं भी दी फिर भी ठीक है। हाँ, लिटिगेशन वाली एग्जांपल जिसने दे दी उसके लिए भी शाबाश है, ये आई आपके फेवरेट एरिया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह, वारंटी, ये रूटीन वाले एरियाज है। एग्जांपल ठीक है लेकिन ये रूटीन वाले चीज पूछो। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ग्रेचुटी में भी होती है। आज के दिन में आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं फ्यूचर में पेमेंट कितनी होगी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे आपको डिफरेंस नहीं आता ना तो अभी पता चल रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है, ये नहीं पता चलता है ना, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं क्या फर्क है मॉडिफाइड ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन में, क्या फर्क है? क्वालिफाइड ओपिनियन इज ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कैटेगरी है बेसिकली, इसमें 3 तरह के ओपिनियन आते हैं, क्वालिफाइड, एडवांस और डिस्क्लेमर। शाबाश, क्लियर जी। अच्छा, और जो स्टूडेंट मुझे बताएगा क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है, इनाम। शाबाश, मॉडिफाइड ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ मॉडिफाइड होता है। सॉरी, मॉडिफाइड ओपिनियन, हाँ मॉडिफाइड ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ मॉडिफाइड होगा, लेकिन मॉडिफाइड रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ भी हो सकता है, एमसीएस ऑफ मैटर भी हो सकता है, अदर मैटर भी हो सकता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी हो सकती है। यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट का कंसेप्ट ज्यादा बड़ा, ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। की ऑडिट मैटर शामिल नहीं करना एहतियातन, कुछ कहते हैं करो, कुछ कहते हैं ना करो, हम एहतियातन इसको शामिल नहीं करते मॉडिफिकेशन में। ठीक है जी। तो उसी तरह जिस तरह आप इन टर्म्स में घूमते हैं ना, क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या फर्क है, और मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है, ठीक है। उसी तरह एक इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है। हालांकि फर्क कमोबेश वही है कि एक टर्म कंप्रीहेंसिव होती है ब्रॉड लेवल की, दूसरी टर्म स्पेसिफिक होती है। देखिए क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन में यही है, क्वालिफाइड ओपिनियन स्पेसिफिक टर्म है, मॉडिफाइड ओपिनियन जेनेरिक या ब्रॉडर टर्म है। मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड रिपोर्ट में भी ये फर्क है, मॉडिफाइड ओपिनियन स्पेसिफिक टर्म है जो एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रही है, और मॉडिफाइड रिपोर्ट जेनेरिक टर्म है, ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। उसी तरह एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट स्पेसिफिक टर्म है और एश्योरेंस एंगेजमेंट ब्रॉड टर्म है।
Audit engagement is a type of assurance engagement in which reasonable assurance is provided. Assurance engagement क्या है? Assurance engagement की definition, engagement means practice of evidence for valuation subject matter वाली. Clear? कुछ समझ आया? Qualified opinion, ये लिखा आपने 3 फर्क. Qualified and modified opinion, modified opinion and modified report, audit engagement and assurance engagement. Done? भाई इन तीनों टर्म में समझ आया? तो आप एक्सपर्ट ना हो जाए ऑडिट के जरिए समझ आ जाए, कभी भी नहीं आया होगा. नहीं आया होगा. हालांकि अपनी तरफ से तो कसर मैंने नहीं छोड़ी. बहरहाल 6 article has appeared in non-financial magazine. The extract of which are as follows. Requirement में क्या है? Enumerate at least 5 errors in the above extract. इसमें कम से कम 5 गलतियां निकालो. उस वक्त शायद आप 3 गलतियां ही निकाल पाए हो, मुश्किल, लेकिन इस वक्त आसानी से 6-7 निकाल लेंगे. A company's annual report and accounts known as financial statements will include a certificate by the company's auditor who have been appointed by the directors. 3 गलतियां तो इसी में आ गई. पहली चीज, एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाते. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन ये एनुअल रिपोर्ट कहलाते हैं. आसान अल्फाज में एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा है. लेकिन चले ये थोड़ी टेक्निकल थी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसको साइड पे करते हैं. इंक्लूड ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को अंडरलाइन कर लें. सर्टिफिकेट और गारंटी का लफ्ज एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ इशारा करता है. हमने पढ़ा था ना कि ऑडिटर का काम वो सर्टिफाई या गारंटी नहीं देता ऑडिटर. तो हम लिखेंगे ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई, अदर इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस इन रिपोर्ट. ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं देता, रिपोर्ट देता है. सर्टिफिकेट नहीं देता, क्या देता है? रिपोर्ट देता है. भाई सर्टिफिकेट का वर्ड प्रोफेशन में हमारी ज्यादा यूज होता है कि रिपोर्ट वाला? रिपोर्ट देता है, जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है. दूसरी गलती है, सर्टिफिकेट की बजाय रिपोर्ट का वर्ड यूज होना चाहिए. चले ये भी मुश्किल थी, ये भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके. अगली, कंपनीज राइटर हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द, ये तो क्लियरली है डायरेक्टर ने शेयर होल्डर. ये तो जिसने आइडेंटिफाई नहीं की ना उसको कांसेप्ट नहीं समझ आया. नेक्स्ट, द सर्टिफिकेट हैज टू बी साइंड बिफोर द डायरेक्टर्स अप्रूव द अकाउंट्स एंड इट मस्ट बी रेड आउट बाय द ऑडिटर्स इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग. अब ये थोड़ा सा कंपनी का कांसेप्ट आ गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग वाला. सर्टिफिकेट हैज टू बी साइंड बिफोर द डायरेक्टर्स अप्रूव द अकाउंट्स. बताइए, ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर्स, अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर के फाइनेंशियल अप्रूव करने से पहले ऑडिटर रिपोर्ट साइन करते हैं या बाद में? बाद में. हमने पढ़ा था ना एविडेंस सारा ऑब्टेन करता है इंक्लूडिंग अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स. याद है ये लाइन? एविडेंस नहीं, हमने डेट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था चैप्टर 4, उसमें था. तो ये गलत है, क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के बाद, डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के बाद, पहले नहीं. ठीक है, ये अहम, ये आपको पिक करना चाहिए था. नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एरर शायद आप पिक ना कर पाए हो क्योंकि वो कंपनी लॉ से रिलेट करता है, उसमें फिर प्रॉब्लम कोई नहीं. क्या मस्ट बी रेड बाय द ऑडिटर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ये हर साल होते हैं ऑडिट, याद रखिए, और ये हर साल वाली मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं. एजीएम. क्लियर जी? तो अभी तक वैसे तो टोटल 5 गलतियां, लेकिन 3 जो एरर्स हैं वो थोड़े टेक्निकल हैं ज्यादा. 2 आपको इजीली आइडेंटिफाई करने चाहिए थे यहां तक. डन जी. आगे चलते हैं. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, ऑडिटर विल नॉर्मली प्रिपेयर 2 अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू द शेयर होल्डर. वन इज नोन एज लेटर ऑफ वीकनेस एंड डील्स विद मैटर्स वेयर ऑडिट एविडेंस इज वीक. And the auditor has to place reliance on verbal assurance given to him by management or directors. It would also deal the matters related to improper appointment of auditor. पहली चीज, ऑडिटर ये जो डॉक्यूमेंट्स देगा, ये जो लेटर ऑफ वीकनेस है, इसमें मैनेजमेंट को दिया जाता है, ऑडिटर को नहीं. ये क्लियर? दूसरा, इसमें इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट को डिस्कस नहीं किया जाता, इसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को डिस्कस किया जाता है. ये भी क्लियर? और दूसरा, ऑडिटर वर्बल एश्योरेंस में कभी भी रिलाई नहीं करता, हमेशा कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है. वर्बल एश्योरेंस नहीं, रिटन एविडेंस पे रिलाई करता है, जुबानी कलामी नहीं. स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी वर्बल एश्योरेंस हो मस्ट बी सपोर्टेड बाय, मस्ट बी कंफर्म्ड बाय रिटन एविडेंस. इसमें इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की भी डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ लेटर ऑफ वीकनेस की डिस्कशन होती है. तो 3 गलतियां तो होगी इसमें से. एक, ये लेटर मैनेजमेंट को दिया जाता है. दूसरा, इसमें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल होती है, एविडेंस वीक वाली बात नहीं. और तीसरा, वर्बल एश्योरेंस पे ऑडिटर रिलाई नहीं करता, साथ में रिटन एविडेंस भी रिक्वायर करता है. ये 3 एरर्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने. तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए पूरे. मजीद आगे चलते हैं. कह रहा था अदर डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज द एंगेजमेंट लेटर इन व्हिच ऑडिटर रिपोर्ट in which auditor reports any matter that came to light during the audit which ought to be notified to the shareholder. Engagement letter है, इसमें जो ऑडिट के दरमियान में मैटर सामने आए हैं वो नहीं लिखे जाते, बल्कि जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट है वो लिखी जाती है. इसमें एक ही गलती. क्लियर जी? तो 5 एरर्स समझ आ गया आपको? अच्छा, इसमें बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है ये वाला? इसने आपको ऑडिट के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, गलत कंसेप्ट, उनको एक जगह पे पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें क्या गलती है. न्यूमरेट का मतलब है लिस्ट करो. नंबर 2, नंबर लिस्ट डाउन जी. नहीं, एंगेजमेंट लेटर को बताएंगे कि एंगेजमेंट लेटर क्या स्टार्ट में ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें रेड आउट का मतलब क्या है? रीड किया जाएगा.
हाँ एजीएम के अंदर इसको पहले बावाज बुलंद पढ़ा जाता है, सबके साथ शेयर किया जाता है और फिर पढ़ा जाता है ताकि सारे सुन ले एक दफा इसको। पहले भेज भी दिया जाता है लेकिन पढ़ना लाजमी एक दफा मीटिंग। क्लियर जी? पूरी रिपोर्ट को बिल्कुल पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, पूरी रिपोर्ट को पढ़ा। क्वेश्चन 7। अच्छा इसमें मैं चाह रहा हूं आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को पिक कीजिए ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर आए आप इसको हैंडल कर लें। ऑडिट के डिफरेंट गलत कंसेप्ट उसने इकट्ठे करके पैराग्राफ की शक्ल में दे दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इनमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। जिस तरह कंपनी लॉ में अक्सर जिन स्टूडेंट से पढ़ा उनको पता होगा कि फेवरेट क्वेश्चन होता था, वो स्टेटमेंट देके कहता था बताओ, या तो कहता था इसकी एक्सेप्शन बताओ, या कहता था बताओ ये कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। उसी तरह ऑडिट में भी उसका एक फेवरेट स्टाइल है कि वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स पैराग्राफ में इंक्लूड करके हमसे पूछता है इसमें से बताओ, कमेंट कीजिए हर एक की स्टेटमेंट के ऊपर। वो कभी कहेगा 3 टीम मेंबर्स हैं, उनमें पहले टीम मेंबर ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, बताइए कौन सही है कौन गलत, कमेंट कीजिए। उसमें भी यही हमने देखना होता है कि कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, के मुताबिक कौन सी गलत है। बाज़ कहता है ऑडिटर ये कह रहा है, सीएफओ सीईओ ये कह रहे हैं, बताइए दोनों में से कौन ठीक है। उसमें भी दोनों की स्टेटमेंट होती है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ के डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या गलत। तो ये ज़हन में रखिएगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको टेस्ट करूंगा आगे। अच्छा बल्कि अब आज से ना वो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक होगा जिसमें मैं कोई ड्राफ्ट आपको दे दूंगा, कहूंगा इसमें से गलतियां निकालो। जैसे वो रिपोर्ट का ड्राफ्ट हो सकता है, जैसे वो जब एंगेजमेंट लेटर पढ़ लेंगे एंगेजमेंट लेटर का ड्राफ्ट हो सकता है, जैसे जब हम मैनेजमेंट लेटर पढ़ लेंगे वो उसका ड्राफ्ट हो सकता है, जैसे रिप्रेजेंटेशन लेटर पढ़ेंगे उसका ड्राफ्ट हो सकता है, या जैसे कंफर्मेशन लेटर स्टडी करेंगे उसका ड्राफ्ट हो सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो ऑडिट में यूज होती है, मैं उसका ड्राफ्ट उलट पुलट करके आपके सामने रखूंगा। आपने बताना होगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या सही है क्या गलत। क्लियर? ठीक है। जैसा छोटे बच्चे की स्कूल की असाइनमेंट देख के आप बता सकते नहीं उसने ठीक किया कि गलत किया, उसी तरह समझ लीजिए कि किसी जूनियर का वर्किंग पेपर जो आपके सामने रखा जाएगा और आपको इस काबिल होना चाहिए कि उसमें से गलती आइडेंटिफाई कर ले। ठीक। और दूसरा टाइप ऑफ केस स्टडी क्या होगी, जिसमें मैं कोई डिफरेंट पर्संस की गलत स्टेटमेंट्स होंगी वो आपके सामने रख दूंगा और आपने बताना होगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है और उसमें क्या गलती है। इस स्टाइल का क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लें। ये आपने केस जब आगे फ्यूचर के चैप्टर्स आने हैं ना उसमें तैयार रहना जरूरी तौर पे। ये दोनों तरह के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब उसने एरर्स कहा है हमने सिर्फ एरर्स करेक्ट करने के ओमिशन भी दोनों। हाँ जी, लेकिन अमूमी तौर पे ओमिशन रिपोर्ट के अंदर होती है या रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स होती है ना, एक दो लोग दूसरे को स्टेटमेंट दे रहे होते हैं उनमें ओमिशन। Question 7. Distinguish between absolute and reasonable assurance. Identify type of assurance that is expected in the audit of financial statement, clearly outlining the reason to justify your point. 8 नंबर है। सबसे पहले तो नंबर एलोकेट करें, फिर उसके बाद उससे यहाँ से मार्क्स देखेंगे कितने हैं। टोटल मार्क्स तो हमें पता है कि लगभग तकरीबन 15 मार्क्स होंगे, 14 मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन में। ऐसा ही है। कितने हिस्से हैं इसके? 3 या 4, कुछ कह रहे हैं 3, कुछ कह रहे हैं 4। एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस को डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा टाइप ऑफ एश्योरेंस बतानी है जो कि ऑडिट में एक्सपेक्टेड होती है। तीसरा रीजन बताए, रीजन किस चीज की जस्टिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ एश्योरेंस देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। हमने डेफिनेशन तो पढ़ी है, डिस्टिंक्शन नहीं पढ़ी। क्या करें? डेफिनेशन भी डिफरेंस का पार्ट होती है। डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की। फिर कौन सी वाली एक्सपेक्टेड होती है ऑडिट में? रीजनेबल। क्लियरली जस्टिफाई रीजंस। क्यों रीजनेबल एक्सपेक्टेड होते? एब्सोल्यूट दे नहीं सकते, सिर्फ इतना लिख देंगे, एब्सोल्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकते कि उसकी रीजन भी लिखेंगे। रीजन भी लिखेंगे। रीजन क्या क्या याद है मेरे भाई को? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन 8. डिस्कस एज टू हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट लिखने वाले गलत है। मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल दोस आर विद गवर्नेंस। डायरेक्टर भी तो रिस्पांसिबल होते हैं कि नहीं होते? टेस्ट 1 की डिस्कशन कंप्लीट हुई। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूरे टेस्ट में तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1 के कमेंट कीजिए। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है सॉल्यूशन के कमेंट्स में? क्या इसमें क्या कमेंट है? जी हाँ जी बिल्कुल। रिपोर्टर्स लिख देना बेहतर है, वरना असल में ये जो है ना रिस्पॉन्स करेक्ट नहीं है और प्रोफेशनल्स के अप्लाई होना चाहिए। ये इन इटसेल्फ आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मार्क्स ज्यादा होने की वजह से हम रिक्वायरमेंट को मजीद डिस्कस करते हैं। क्या होता है बाज़ वक़्त टू द पॉइंट डिस्कशन, हालांकि हमारे कंसेप्ट को कंप्लीट कर चुकी होती है, लेकिन मार्क्स ज्यादा होते हैं। क्या करना पड़ता है हमें? थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, उसमें एक लाइन में निमट गया था तो इसलिए मैंने हाँ जी तो स्ट्रेच किया। जी जी। क्वेश्चन 6 की सेकेंड लाइन कौन सी वाली सेकेंड लाइन? ये सर्टिफिकेट हैज टू बी
साइंड बिफोर द डायरेक्टर्स अप्रूव द अकाउंट। सर्टिफिकेट वो असल में ऑडिटर की रिपोर्ट को कह रहा है, वो कह रहा है ऑडिटर रिपोर्ट पहले साइन करेगा बिफोर, और डायरेक्टर्स अकाउंट्स को अप्रूव बाद में करेंगे। याद रखें चैप्टर 4 के एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में डेट वाले सेक्शन में हमने स्टडी किया था कि ऑडिटर डेट रिपोर्ट में तब लिखेगा, वो वाली लिखेगा और साइन वो करेगा जब ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर चुका है, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है इंक्लूडिंग अप्रूवल थी, हाँ, तो यहाँ पे अप्रूव बाद में कर रहे हैं, अप्रूव करने का मतलब साइन करना बाद में कर रहे हैं। ऑडिटर सर्टिफिकेट पहले दे रहा है, रिपोर्ट पहले दे रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं, टेस्ट 2 पे आते हैं। टेस्ट 2, चलिए ये छोटा सा टेस्ट है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। 6 कौन सी एग्जांपल्स है? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, क्वेरी, ऑब्जर्वेशन। क्या हर एक एग्जांपल दे सकते हैं? इंक्वायरी की एग्जांपल, ये लो हो गया ऑडिट। इंक्वायरी की एग्जांपल, कुछ भी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या क्लाइंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट्स कितनी है, वगैरह वगैरह। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एग्जांपल्स आपने सोचनी थी। तो अगर आपके जहन में एग्जांपल नहीं आ रही, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल लिखी हुई है। क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का था, सिर्फ क्या सोचनी है, एग्जांपल। और ये मैंने आपसे कहा था कि आपने इस कांसेप्ट को पढ़ते हुए सोचना चाहिए। 1 में भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2, ऑर्डर द फॉलोइंग पीसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड ऑन देयर रिलायबिलिटी फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट, आल्सो गिव रीजनिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हाईली रिलायबल एविडेंस है वो ऊपर और सबसे लीस्ट वाला नीचे। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के पॉइंट्स कौन से हैं? डायरेक्ट, एक्सटर्नल, डॉक्यूमेंट रीजनल हो और गुड कंट्रोल्स के तहत बनाया गया। ए मेमो प्रिपेयर्ड इंटरनली एंड सेंट फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट सीएफओ टू द ऑडिट क्लाइंट सीईओ। इसमें आप साथ साथ नोट करते जाए कौन कौन से रिलायबिलिटी के फैक्टर पूरे हो रहे हैं। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। ऑडिट क्लाइंट्स के सीएफओ से सीईओ को सेंड किया गया है। हाँ, डायरेक्ट भी नहीं है, इंटरनल है, लेकिन रिटर्न है, रिटर्न है। तो ये लोअर, इसमें एक पूरा कर रहा है लायबिलिटी का पॉइंट। इसके साथ हम एक लिख सकते हैं, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक लायबिलिटी के फैक्टर को मीट कर रहा है, रिटर्न। बी, एन ओरल कम्युनिकेशन विद द सेम इंफॉर्मेशन एज इन अबव स्पोकन टू द ऑडिटर बाय अकाउंटेंट। अब ये जो है, ये तो रिटर्न भी नहीं है। नहीं, डायरेक्ट किसको कहते हैं हम? जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट है। यार ऐसे ना करें, कई दफा बता चुका हूं, डायरेक्ट का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मैनेजमेंट के जरिए से मैनेजमेंट ही दे रही है, ये डायरेक्ट कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये अब मुझे ए और बी का कंपैरिजन करके दे, दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन सी है? ए, और कम रिलायबल बी। और फर्क है कि ए रिटन है और बी ओरल। सी, ए कंफर्मेशन अबाउट डेट ओवर टू द ऑडिट क्लाइंट प्रोवाइडेड इन राइटिंग डायरेक्टली टू राइटर फ्रॉम द आउटसाइड थर्ड पार्टी। कंफर्मेशन आपको पता है, मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, रिटन है, थर्ड पार्टी, वो एक्सटर्नल में हो गया। एक्सटर्नल, ओरिजिनल है, एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, डॉक्यूमेंट्री है। इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट इंटरनल एविडेंस के लिए, इसमें तो चारों पूरे हो रहे हैं। डी, ए कॉपी ऑफ एन इनवॉइस प्रिपेयर्ड इनसाइड द कंपनी सेंड टू ए कस्टमर एंड देन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर विद ए चेक एज ए रेमिटेंस एडवाइस। इनवॉइस इंटरनल जनरेट हुआ, लेकिन जो कस्टमर ने एक्नॉलेजमेंट दी है, ठीक है, सेंड टू कस्टमर देन रिटर्न बाय कस्टमर रेमिटेंस एडवाइस के साथ। जो रेमिटेंस एडवाइस है ये एक्सटर्नल एविडेंस है। रेमिटेंस एडवाइस का मतलब ये होता है जब किसी को पेमेंट करते हैं तो उसे इतला देते हैं कि हमने आपको ये अमाउंट पे कर दी है, मेरे हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रेमिटेंस एडवाइस कहलाती है। रसीद समझ लीजिए। अच्छा, अब बताइए, ये एक्सटर्नल तो है, लेकिन ये रिटर्न भी है। रेमिटेंस एडवाइस रिटर्न होती है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट क्यों नहीं है? थ्रू मैनेजमेंट आ रही है। तो तरतीब क्या लगी हमारी? सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल सी, फिर उसके बाद डी, नेक्स्ट ए और फिर बी। डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑडिटर जजमेंट एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। 9 मार्क्स हैं। आप नोट कीजिए, उसने सफिशिएंट के पॉइंट भी पूछे, एप्रोप्रिएट के भी पूछे। नाइन मार्क्स है। सफिशिएंसी के पॉइंट भी लिखते थे और एप्रोप्रिएटनेस के भी। एप्रोप्रिएटनेस में रेलेवेंस के भी लाइफ। अब आप अपनी जजमेंट की बेस पे लिखिए, आपके ख्याल में सफिशिएंसी को कितने मार्क्स होंगे? टोटल 9 मार्क्स है। 3 कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है? 2 हाथ उठाइए जरा कि सफिशिएंसी को 2 पॉइंट्स मिले होंगे। कितनों का ख्याल है? 3। कितनों का ख्याल है? 4। 3। चलिए, सफिशिएंसी को 3। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएटनेस में आ जाइए। एप्रोप्रिएटनेस में 2 पॉइंट्स है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रेलेवेंस को कितने मिले होंगे? रेलेवेंस को भी 3। अच्छा, रेलेवेंस में आप चारों एग्जांपल लिखेंगे कि 2 या 3 लिख पाएंगे आप इतना? और रिलायबिलिटी में उसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 लिख लेंगे। उसके कितने मार्क्स एलोकेट होंगे अब? यानी सबको 3-3। चलिए ठीक है, जजमेंट का फर्क है।
मैंने जो असेसमेंट की थी वो सफिशिएंसी को 2 और फिर उसके बाद 3 नंबर दे दिए थे रेलिवेंस को एक पॉइंट लिखने का और 4 नंबर रिलायबिलिटी को। लेकिन याद रखिए ये हमारी जजमेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता उसने एलोकेशन किस तरीके से किया है। तो आप अपनी, लेकिन अहम चीज ये है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जज कीजिए कि क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं और हर हिस्से के उसने कितने मार्क्स एलोकेट किए होंगे अंदाजन जजमेंट की बेस पे। क्वेश्चन 4 सारा एन, अच्छा ये कंसेप्ट छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो होता है कंप्लीटनेस और रेफरेंस में फर्क, अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट में फर्क, ये वो क्लियर करता है। सारा एन असिस्टेंट ऑडिटर डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट ऑल शिपमेंट्स मेड बाय किड्स स्पोर्ट्स कंपनी हैव बीन इनवॉइस्ड। Accordingly, she selected a sample from sale invoices and matched each invoice with shipping documents. असिस्टेंट ऑडिटर थी, उसने डिसाइड किया कि वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगी। किस लिए? टू इंस्पेक्ट दैट ऑल शिपमेंट्स मेड बाय किड्स स्पोर्ट्स कंपनी हैव बीन इनवॉइस्ड। जितनी भी शिपमेंट्स है, जितनी भी चीजें भेजी हैं, सारी की सारी इनवॉइस हो जाए। देखें अब ये क्या ये डोर के सीधे तरीके से आ रही है या रिवर्स तरीके से? क्या वो ये चेक कर रही है कि जो डिस्पैच हो गई हैं वो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, या ये चेक कर रही है कि जो रिकॉर्ड हुई है वो डिस्पैच हुई है कि नहीं? जो डिस्पैच हुई है वो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? तो ये कंप्लीटनेस की असर्शन बनी या अकरेंस की? सोचे क्या वो ये चेक कर रही है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं, कि ये चेक कर रही है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो कर हुई है कि नहीं? बताइए मकसद क्या है उसका चेक करना। यहां पे कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंगली शी सिलेक्टेड ए सैंपल। देखें पहले 2 सेंटेंसेस हैं, एक चीज में रखिएगा। एक सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस में उसने उसका मकसद बताया क्या है और दूसरे वाले सेंटेंस में उसने प्रोसीजर बताया जिससे वो पूरा होगा। हमने सिर्फ ये कमेंट करना है कि क्या उसका प्रोसीजर सही है कि नहीं। इंस्पेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट ऑल शिपमेंट्स मेड बाय किड्स स्पोर्ट्स कंपनी हैव बीन। देखिए रिकॉर्डिंग कब होगी? जब इनवॉइस होगी, क्योंकि टी काउंट में इनवॉइस रिकॉर्ड होती है, टी काउंट्स में जो शिपमेंट्स है गुड डिस्पैच नोट रिकॉर्ड नहीं होते। तो इनवॉइस का मतलब है रिकॉर्डिंग होगी। अब चेक क्या कर रही है? सारी शिपमेंट इनवॉइस होगी कि नहीं, मतलब सारी शिपमेंट रिकॉर्ड होगी कि नहीं। सारी शिपमेंट्स रिकॉर्ड होगी कि नहीं, असर्शन कौन सी है? कंप्लीटनेस की, कंप्लीटनेस की। ठीक है, असर्शन कौन सी चेक है? किया क्या उसने? शी सिलेक्टेड सैंपल फ्रॉम सेल इनवॉइसेस एंड मैच ईच इनवॉइस विद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चल पड़े। रिकॉर्डेड अमाउंट से बैकवर्ड चले ना स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ, रिकॉर्डेड अमाउंट से बैकवर्ड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ चले, अकरेंस की असर्शन वेरीफाई होती है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी कि नहीं। और अगर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से बात किया गुड डिस्पैच नोट, गुड रिसीट नोट, इससे आप रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ चले तो कंप्लीटनेस। ठीक है, आप चले कंप्लीटनेस अकरेंस को थोड़ी देर के लिए साइड भी कर दे। कॉमन सेंस देखिए, वो कह रही है कि ऑल शिपमेंट्स हैव बीन इनवॉइस्ड, यानी जितनी शिपमेंट है इनवॉइस होगी कि नहीं, जो शिपमेंट हुई है इनवॉइस हुई कि नहीं। क्या चेक करना है? जो शिपमेंट हुई इनवॉइस हुई है कि नहीं। अगर आप इनवॉइस का सैंपल उठाएंगे तो वो तो ऑलरेडी वो है जो इनवॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आपका मकसद ये है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि वो शिपमेंट कौन सी है जिनकी इनवॉइस जनरेट नहीं हुई, तो उसके लिए तो आपको शिपमेंट का सैंपल उठा के इनवॉइस देखना चाहिए बनी कि नहीं। अगर आप इनवॉइस का सैंपल उठाएंगे तो वो तो ऑलरेडी सारी की सारी वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड हो चुकी है। क्लियर हुए बात? जैसे क्लास में हमारी 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 ये देखना है कि क्या क्लास कंप्लीट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं क्लास का कोई स्टूडेंट कैंटीन में बैठा हो, ये देखने के लिए हमें सैंपल क्लास में से उठाना चाहिए कि कैंटीन में से। कैंटीन में से सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे कौन सा स्टूडेंट कैफेट का है, वो हमारा मिसस्टेटमेंट होगी। और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है, ये तो हो गया कंप्लीटनेस, एक होता है अकरेंस कि जेन्युइन स्टूडेंट बैठे हैं कि नहीं, कि भाई फीस दी है कि नहीं। अब इसके लिए सैंपल कहां से उठाए? कैंटीन में से या क्लास में से? क्लास में से सैंपल उठाए और देखें कि वो इनरोल्ड स्टूडेंट आएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर हमने ये देखना हो कि क्लास के स्टूडेंट प्रेजेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैफ8 का स्टूडेंट कोई कैंटीन में बैठा हो, तो अगर कैफ8 की क्लास में से सैंपल उठाएंगे तो वो तो ऑलरेडी वो है जो बैठे हुए हैं। तो अगर मकसद ये है कि हमने देखना है कि क्या वो सारी की सारी जो गुड्स डिस्पैच हुई हैं वो सेल इनवॉइस बन के रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं। मकसद समझे? मकसद कि सारी की सारी डिस्पैच शिपमेंट्स सेल इनवॉइस बन के रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। सैंपल कहां से उठाना चाहिए? सेल इनवॉइस है कि डिस्पैच नोट। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में डिस्पैच नोट से सैंपल उठाना चाहिए? कितनों के ख्याल में सेल इनवॉइस है? क्योंकि सेल इनवॉइस से सैंपल नहीं उठाएंगे, सेल इनवॉइस तो ऑलरेडी वो है जो रिकॉर्ड हो गई है। हो गई कुछ समझ आएगा? अल्लाह अकबर। हाँ वैसे नहीं, अब वैसे नहीं समझ। ये टिकट मैंने बताया था इस तरह ये होती हैं गुड्स डिस्पैच। आपको पहले बताइए सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है, इसका प्रोसेस पता है? पहले टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है कि पहले गुड डिस्पैच नोट बनता है? शुक्र है।
गुड्स डिस्पैच नोट बने 10, टी अकाउंट में एंट्रीज कितनी होनी चाहिए? 10। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, दोनों ही गलत है। इसमें मेरा मकसद क्या होगा कि मैंने ये देखना है कि जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं वो सारी की सारी अकर हुई है कि नहीं, क्योंकि इसमें लग रहा है 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं। अच्छा, अब मेरा मकसद सुनिएगा, मेरा मकसद है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है लेकिन अकर नहीं हुई वो आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है? बोले रिकॉर्ड हुई है अकाउंट्स में, अकर नहीं हुई। सैंपल कहां से उठाऊं? क्योंकि वो इधर पड़ी है। टी अकाउंट से सैंपल उठा के गुड डिस्पैच नोट चेक करूंगा, जिसका होगा वो जेन्युइन है, जिसका नहीं होगा वो फेक है। वो अकर नहीं हुई, रिकॉर्ड हो गई है, अकर नहीं हुई। ये मकसद ध्यान में रखें। अक्रस और कंप्लीटनेस का लफ्ज कंफ्यूज हो रहा है, टेक्निकल है, उसको छोड़ दे, ये ध्यान में रखें। और अगर मेरा मकसद ये है कि जितनी ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं, डिस्पैच हुई हैं, वो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, तो फिर मुझे सैंपल कहां से उठाना चाहिए? मेरा रेलिवेंट एविडेंस क्या होगा? जीडीएल। क्योंकि अगर मैं टी अकाउंट में से सैंपल उठाऊंगा वो तो ऑलरेडी वो है जो सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मुझे सैंपल उठाना चाहिए गुड डिस्पैच नोट से और देखना चाहिए कि टी अकाउंट में सारी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। इस नीचे वाले प्रॉब्लम को हम कहते हैं कंप्लीटनेस, यानी इसका मतलब है टेक्निकली कि ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई। कंप्लीटनेस इशू का मतलब कि जब हम कहते हैं कंप्लीटनेस की असर्शन में मसला है तो हम क्या कह रहे होते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं। और ऊपर वाले को कहते हैं अकरेंस का मसला। जब हम कहते हैं अकरेंस में मसला है असर्शन में तो हम क्या कह रहे होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है अकर नहीं हुई, जो अकर हुई है रिकॉर्ड नहीं हुई, जो रिकॉर्ड हुई है अकर नहीं हुई। दोनों ही गलतियां हैं, लेकिन दोनों गलतियों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर डिफरेंट है। जब हमने देखना हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड हो गई है अकर नहीं हुई, तो सैंपल कहां से लेंगे? इसको लिख रहे हैं, बार बार भूल जाता है आपको, तो इसको रिवाइज करते रहना है। टी अकाउंट का सैंपल लेके किधर चलेंगे? गुड डिस्पैच नोट की तरफ। यानी अकरेंस के लिए बैकवर्ड चलते हैं, अकरेंस चेक करने के लिए बैकवर्ड चलते हैं। कंप्लीटनेस को चेक करना है तो फॉरवर्ड। अकरेंस के लिए बैकवर्ड, बैकवर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्पोर्टिंग रिकॉर्ड, क्योंकि पहले स्पोर्टिंग रिकॉर्ड बनती है बाद में एंट्री होती है ना, सीधा प्रोसेस तो यही है। लेकिन अगर हम कंप्लीटनेस को चेक करना चाहते हैं तो गुड डिस्पैच नोट से सैंपल उठाएंगे और देखें टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है। टी अकाउंट या सेल इनवॉइस पे, टी अकाउंट में सेल इनवॉइस रिकॉर्ड होती है तो टी अकाउंट स्लैश सेल इनवॉइस भी लिख सकते हैं। भाई ये फर्क समझ आया कि नहीं? 10 मिनट लगाए हैं, इसको तसल्ली से घर जाके आपने बार बार पढ़ लेना है। कंप्लीटनेस और अकरेंस हमारे ऑडिट का सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है, या पता नहीं क्यों मैं हमेशा नहीं समझा पाता, तो क्या फर्क है? अच्छा, तो अब मुझे जरा बताइए ये नंबर से आपको समझ आ जाती है, इसी को सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाता है। कह रहा है सारा डिसाइड टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो क्या एविडेंस हासिल करना चाहती है? आगे क्या? दैट ऑल शिपमेंट्स मेड बाय किड्स पोर कंपनी हैव बीन इनवॉइस्ड। ऑल शिपमेंट्स हैव बीन इनवॉइस्ड। कंप्लीटनेस क्या अकरेंस? ऑल शिपमेंट्स हैव बीन इनवॉइस्ड। कंप्लीटनेस ऑल शिपमेंट्स हैव बीन इनवॉइस्ड। जितने भी गुड डिस्पैच नोट किए हैं सारे इनवॉइस बन गई कि नहीं, सारे टी अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए कि नहीं। कंप्लीटनेस का मतलब है सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो गई हो। कंप्लीटनेस का मतलब पता क्या है? अब मैं हमारी एग्जाम, हम जिस तरह के उस्ताद हैं ना, हमारी एग्जाम्पल कंसेप्ट को मजीद कंफ्यूज कर देती है। तो जहां इतनी कंफ्यूज वहां और सी समझ तो ना, मैं समझा पाऊंगा ना आप। कंप्लीटनेस के बारे में स्टैंडर्ड के अल्फाज सुनने, शायद स्टैंडर्ड के अल्फाज से समझ लग जाए। कहता है कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। नहीं समझ आई? ऑल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सारी रिकॉर्ड हो जाए। भाई सारी जो डिस्पैच हुई थी रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो सारी रिकॉर्ड हो जाए, जितनी भी डिस्पैच हुई थी सारी रिकॉर्ड हो जाए, कंप्लीट है। इसका मतलब हमारा एरिया कंप्लीट है, सेल्स अकाउंट कंप्लीट है। कब सेल्स अकाउंट कंप्लीट होगा? जब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, यानी शिपमेंट है, शिपमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड हो चुकी है जब सारी की सारी, वो है कंप्लीटनेस। ठीक है? इसमें देखें कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कितनी हुई? कंप्लीटनेस नहीं है। इसमें कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कितनी हुई? कंप्लीटनेस है, अकरेंस नहीं है। पर समझ आ रहा है? फिर से इसके तो आज की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में 10 सवाल डालूंगा, 10 छोड़ूंगा नहीं आपको। स्टैंडर्ड के अल्फाज माफ कर दें, स्टैंडर्ड के कहां समझ आने आपको? वो नहीं आने, वो अभी नहीं आने, बाद में आएंगे। वो एक चैप्टर में लिखे हुए कि स्टैंडर्ड के अल्फाज से समझ आई है।
वो ऐसे थे। अच्छा, एक स्टूडेंट आके कहने का सर आपको तो इंग्लिश नहीं आती है, डेफिनेशन बताइए। क्यों नहीं इंग्लिश आती? सर आपने शुड हैव बीन रिकॉर्डेड 2 दफा लिख दिया है। भला किसी इंग्लिश के 2 दफा आए तो वो तो गलती होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसलिए मैंने बोला मुश्किल है। ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। बस ठीक है सर। अच्छा, यहां पे फिर आप बताइए उसका मकसद है ऑल शिपमेंट्स मेड बाय किड्स फॉर हैव बीन इनवाइस्ड, कि जितनी शिपमेंट है इनवाइस हो गई कि नहीं? बताए कंप्लीटनेस है कि अकरेंस चेक करना चाह रही है? शुक्र है कंप्लीट। अच्छा, इसके लिए उसे क्या जानना चाहिए? फॉरवर्ड के बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, के रिकॉर्डेड अमाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ, यानी फॉरवर्ड। कंप्लीटनेस के लिए फॉरवर्ड, अकरेंस के लिए बैकवर्ड। कंप्लीटनेस के लिए फॉरवर्ड बोलते जाए, अकरेंस के लिए बैकवर्ड। कंप्लीटनेस के लिए फॉरवर्ड, अकरेंस के लिए बैकवर्ड। कंप्लीटनेस के लिए फॉरवर्ड, अकरेंस के लिए बैकवर्ड। ये ध्यान में रखिएगा। ये एक जनरल, एक फर्स्ट स्टेप रूल है, हालांकि पक्का नहीं रूल है, पत्थर पे लिखिए नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट को बिल्ड करने में कह रहा है। लेकिन फिर उसने किया क्या? शी सेलेक्टेड ए सैंपल फ्रॉम सेल इनवॉइस एंड मैच्ड ईच इनवॉइस विद शिपिंग डॉक्यूमेंट। सेल इनवॉइस रिकॉर्डेड का सैंपल उठा के चेक क्या करना था? फॉरवर्ड। मकसद क्या था? फॉरवर्ड कंप्लीटनेस चेक करना। प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया? क्या प्रोसीजर और मकसद में लॉजिकल कनेक्शन है? नहीं है, नहीं है। समझ आई? झूठा ही कह दे आ गई है। कोई नहीं। ये क्वेश्चन 4 और उसके साथ ये डायग्राम बनाए कहीं पे साथ, और ये आपने बार बार देखते रहना है। लिसन, अब ये तो डेफिनेशन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। डेफिनेशन भी आपको नहीं आती होगी, पता है। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन कौन सा आएगा? नाम ले ले, पेपर में लिखी, इस वक्त जाती है भूल गई है। बुक में भी लिखी हुई है। ये वाला आपका। चलो, मैंने ब्रेनस्केप देखना है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट देखना है। ना किया होता छोड़ना नहीं है मैंने। कोई छुट्टी नहीं है। मेरा टाइम ज़ाया करवा के ये करे, कोई छुट्टी नहीं है। चुप करके बैठ, हो ही नहीं सकता ना। आप कहेंगे हर रोज, मैंने अपना टारगेट पूरा करना है। सरकारी तौर पे भी अभी 5 मिनट है, और 5 मिनट तो हम ऊपर आ ही जाते। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच ऑडिटर में मॉडिफाई हिज रिपोर्ट विदाउट अफेक्टिंग हिज ओपिनियन। आल्सो एक्सप्लेन वेयर सच ए मॉडिफिकेशन। यानी पूछ क्या रहा है, पहले समझाएं। लेकिन कौन कौन से मैटर है जिसमें रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो सकता? बताइए। हाँ, किस जगह पे आएगा? बताइए कौन कौन से मैटर है? एमसीओ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न मैटर। एमसीओ मैटर किधर आएगा? के बाद। और अदर मैटर कहाँ आएगा? एट द एंड ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी कहाँ आएगा? विश ओपिनियन के बाद। अच्छा, और अगर आखिरी सवाल, अगर की ऑडिट मैटर भी प्रेजेंट किया जा रहा है, एमसीओ मैटर पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तरतीब नहीं। हम एमसीओ मैटर का कंटेक्स्ट लिखते हैं साथ, अदर मैटर का कंटेक्स्ट लिखते हैं साथ। ठीक है, कंटेक्स्ट याद है ना? क्वेश्चन 2, आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एक्शन और इवेंट्स not under the direct control of entity, but it may have a material effect on financial statement. Discuss the impact of uncertainty on auditor's report. देखिए, उसने uncertainty पूछा है। हमारे पास लिस्ट में, हमारे पास 2 एग्जांपल अनसर्टेनिटी की। एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और एक है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन। एक्सेप्शनल लिटिगेशन के साथ भी मटेरियल अनसर्टेनिटी का लफ्ज है, या अनसर्टेनिटी का लफ्ज है, जाके देख ले। लेकिन दोनों में फर्क है। एक्सेप्शनल लिटिगेशन एमसीओ मैटर में जाती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में जाती है। ठीक है, उसने कितनी एग्जांपल? हाँ, इंपैक्ट ऑफ एन अनसर्टेनिटी, उसने किसी एक अनसर्टेनिटी के बारे में आपको बोला है कि आप लिख दीजिए। आप चाहे अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की एग्जांपल लिखे, उसको डिस्कस करते हैं, वो भी ठीक है। आप चाहे तो एक्सेप्शनलिटी, वो भी अनसर्टेनिटी। इवन अगर आप कोई और अनसर्टेनिटी की एग्जांपल आती है ना, जैसे वारंटी की, जैसे टैक्स की, जैसे ग्रेचुइटी की, वो भी लिख सकते हैं। उसका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा भला? वो अमूमी तौर पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आते हैं, वो क्योंकि वो वेरीफाई करना मुश्किल है ना। ग्रेचुइटी, तो उसका इंपैक्ट क्या हो, पॉसिबल इंपैक्ट क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचें। ब्रीफली डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे रिजल्ट इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ये जिसने नाना अब बताया, और मैं अब सबर का पैमाना लबरेज हो गया। ये अगले 2 सवाल जिसने नाना बताया, जिसने गलत किए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई लिहाज नहीं करना, कोई नए पुराने का, कोई मेल फीमेल, कोई लिहाज नहीं करना मैं। हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन, सर्कमस्टेंसेस बताएं जब ये क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा मेरा भाई। क्वालिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस किया जाएगा?
जब मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी आगे, और उसका इफेक्ट मटेरियल होगा। डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दिया जाएगा? आप बताइए, इनसे पूछे डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दिया जाएगा? और कोई नहीं बोलेगा डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दिया जाएगा? कत्ल कर दे इनको। हाँ शाबाश शाबाश। स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट क्या हो? परवेसिव हो। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव हो। डिस्क्लेमर एडवर्स ओपिनियन कब दिया जाएगा? ए भाई अच्छा, कलेक्टिवली सारे बता देंगे, इंडिविजुअली जिससे पूछूंगा कोई मजबूरी बताएगा। एडवर्स ओपिनियन का एक्सेप्शन लिटिगेशन। हाँ मिस स्टेटमेंट हो, इसका इफेक्ट परवेसिव हो। एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ कब दिया जाएगा? एब्सोल्यूट मैटर कब दिया जाएगा? बोल पड़े। एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ कब दिया जाएगा? एक्सेप्शन लिटिगेशन हो। क्वेश्चन 4, एब्सोल्यूट मैटर की एग्जांपल लिखनी चाहिए या इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं? दोनों में से जो भी लिख दे वो ठीक समझा जाएगा, ठीक समझा जाएगा। स्टेट द इफेक्ट ऑन योर, नहीं मैं छुट्टी करता, नहीं मैं करता, मेरी क्लास में मेरी मर्जी नहीं करनी छुट्टी। खबरदार को हिला दो, छोड़ूंगा। आपने मुझे बड़ा तपाया। स्टेट द इफेक्ट ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, क्लास में कोई 2 स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर उन्होंने ठीक जवाब दे दिया तो इसके बाद छुट्टी। किसी एक ने ठीक जवाब दे दिया, किसी एक ने, वरना अगली केस स्टडी करके जाएंगे ना, ऐसे नहीं तो बिठाऊंगा आपको। जॉन स्टेट द इफेक्ट ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। और याद रखिएगा एग्जाम में इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। जॉन आर्क एंड कंपनी वर अपॉइंटेड ऑडिटर्स आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ गलायरशाह कंपनी। Consequently, the auditors could not attend the year-end inventory. Inventory is material to the financial statement. एक मिनट है जी, आप बताइए। जी हाँ जी बिल्कुल, गौर से सुन लीजिएगा ताकि मेरे में इल्जाम न लगाए फिर। स्कोप लिमिटेशन है, आगे आपको लिखना चाहिए था अल्टरनेटिव प्रोसीजर अनएबल टू। चलें छूट दे दी आपको। स्कोप लिमिटेशन है, इफ आइटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर, इंपैक्ट इज मटेरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। शाबाश शाबाश। नहीं ना पूरा बताया, 2 मार्क्स है ना। मैंने कंप्लीट आंसर बोला, कंप्लीट आंसर। अब एक ऑप्शन आएगी आपके पास, मेरा भाई मुझे शर्मिंदा ना करवाई सही जवाब देके। वैसे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ जी मेरा भाई। यार कंप्लीट आंसर बताइए, पूरा शोर नहीं बता सकेगा भाई। सुनिए जरा का जवाब। अभी अभी कल रिजल्ट आया, तुम लोग आज भूल भी गए हो यार। कुछ 3 दिन तो कम से कम शौक मना लो। स्कोप लिमिटेशन है, इफ आइटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, आइटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Auditor shall also express nature of scope limitation in basis for qualified opinion section. दो नंबर नहीं, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। मेरे को कंप्लीट आंसर चाहिए, नहीं छोड़ना मैं। अब बताओ बताओ भाई, की ऑडिट मैटर नहीं आएगा क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है। ये चीज की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, आएगा वो स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव हो, इसमें नहीं आता। चल आ रही एक गलती की बात, आगे बता इफेक्ट क्या होगा। ये ले, ये हाल है। कितनी तक क्लास में कम से कम 3 दफा पॉइंटेड और रीपॉइंटेड का लफ्ज बोला कि नहीं बोला मैंने? सही से बता। तो अदर मैटर पैराग्राफ क्यों नहीं लिखेंगे? उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अदर मैटर रिपोर्ट में नहीं आता। क्या मैं करवाऊंगा आगे इसमें। हाँ ना अदर मैटर नहीं बताया वो बहन ने, उसने वो बेसिस का जिक्र ही नहीं किया, अदर मैटर में जब लगा दिया। ना बेसिस का जिक्र किया है ना की ऑडिट मैटर का जिक्र किया है। वो भाई है वो कह रहा है स्कोप लिमिटेशन फैक्ट मटेरियल है तो की ऑडिट मैटर आएगा ही नहीं, आएगा वो कह रहा नहीं आएगा। अदर मैटर खाई गया, अदर मैटर खाई गया। हमें टाइम जाया किया था, मैं भी आप उतना टाइम तो जाया करूंगा जितना मेरा गया। अदर मैटर के बारे में बताइए, क्या इसमें अदर मैटर आएगा? अच्छा हम राज में सीरियस कितनी सीरियस है, देखा भाई कितना ऑडिट अपने अंदर छुपाया छांटी कर रहा है, तो कुछ नहीं निकलना उसमें से, कुछ नहीं। सीधा बता दे सर मुझे नहीं पता, अपना टाइम भी बचा बता। अच्छा बताएं अदर मैटर वाला इंपैक्ट बताएं, अदर मैटर वाला इंपैक्ट बताएं। ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ
इन हिज रिपोर्ट सिर्फ यही बताएगा ना? आप आपने बताना, बताएं। आइटर शेल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, सिर्फ यही बताना है ना? आगे बताना क्यों? आगे क्या रीजन भी बतानी है? रीजन बताना है सर। बिकॉज प्रायर पीरियड वर राइटेड बाय अनदर राइटर एंड इन अदर मैटर पैराग्राफ आइटर शेल स्टेट दैट फाइनेंशियल ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर राइटर, टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीडिसेसर राइटर और डेट ऑफ ओपिनियन। ये हाल है आपका। मैं नहीं मुतमिन हुई, मैं नहीं मुतमिन आपका। ठहर जाए। अच्छा चले 6 कर लेते हैं, ये 5 कर लेते हैं। नहीं छोड़ूंगा। घर में जो नियत करके आए वो करवा के जाऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, Warbirds Limited, an outdoor layer retailing chain, switched purchases of tents and waterproof clothing from Leakproof Products Limited to another supplier. 2 months later, Leakproof Products Limited went into liquidation. हुआ क्या? अच्छा ये देखिए, Warbirds Limited था और लिक्विडेशन में कौन गया? उनका सप्लायर, वो खुद नहीं, उनका सप्लायर। लिक्विडेटर्स कंपनी है issued a claim against Warbirds Limited for breach of implied contract and consequential losses. अच्छा वो जो Warbird थे ना, Warbird, उन्होंने क्या किया है? उन पे क्लेम हुआ है। किसने किया है? सप्लायर ने। No amount has yet been put on the claim, but lawyer advised that it could be substantial, and although they are confident of a successful defense, also advised that the case could go against Warbirds Limited. This would have a serious effect on the company. ठीक है, ये उसने सिचुएशन बताई है, लिटिगेशन आपके खिलाफ चल रही है और सीरियस इंपैक्ट हो सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, किसी भी केस स्टडी में क्या वो हमसे रिक्वायर करता है कि हम फैक्ट्स को सामने रखते हुए खुद से कंक्लूजन ड्रॉ करके बताए गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं? कि वो बता देता है? असूल बताया था ना आपको, या तो वो खुद से केस स्टडी में बता देगा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, या अगर खुद से नहीं बताएगा हमें तीनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। ऐसा ही था ना? यहाँ पे क्या उसने खुद से बताया है? यहां से खुद से बताया है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन विल हैव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ Warbirds Limited इफ द मैटर इज फुली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल, नॉट डिस्क्लोज। अच्छा उसने नहीं बताया हुआ। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या हमें गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना चाहिए या कि एक्सेप्शनल लिटिगेशन की तरफ? पहला सवाल ये है। क्यों? उसने लिक्विडेटर बोला तो है, गौर से सुने। ये इवन एक केस स्टडी सीफैब लेवल पे उसने टेस्ट की थी, वहां पे भी स्टूडेंट मार्क आ गए थे। क्यों कह रहे हैं सर लिक्विडेशन बोला तो है, गोइंग कंसर्न का इशू है। भाई बैंकरप्ट कौन हुआ है? सप्लायर हुआ है। बैंकरप्ट हमारी कंपनी, नो डाउट हमारी कंपनी पे उसका इफेक्ट आया है, सीरियस इफेक्ट है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अब कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। हमारी कंपनी के बारे में नहीं बोला उसने। तो इसका हाँ, अगर हम ऑडिटर होते ना, ये लीक प्रूफ ने किया है, ये जिसने किया है, जिस कंपनी का लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है, अगर हम उस कंपनी के ऑडिटर होते तो हम क्या फिर गोइंग कंसर्न का जिक्र करते? अब नहीं करना। ठीक है, अब गोइंग एक्सेप्शनल लिटिगेशन जरूर है। किस तरफ जाएंगे? एमसीक्यू मैटर। लेकिन उसने 2 सिस्टम बताई है। नंबर 1 फुली डिस्क्लोज, नंबर 1 नॉट डिस्क्लोज। फुली डिस्क्लोज है तो क्या करना है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, उसमें कोशिश करना हिम्मत करके ना वो 3 पॉइंट लिख दे, क्योंकि अगर सिर्फ 1 लाइन लिखेंगे तो 1.5 नंबर के लिए कम आंसर है, और वो अगर 3 लाइन साथ लिख लेते हैं और शायद थोड़ा सा आपको ज्यादा लगे, लेकिन वो कंप्लीट आंसर होगा एमसीक्यू मैटर, जिसमें वो बताएगा नोट्स अकाउंट्स पर। और अगर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक, दोनों क्योंकि उसने अमाउंट मेंशन नहीं की हुई। इसमें गोइंग कंसर्न का इशू डिस्कस नहीं होना। क्यों नहीं होना? हाँ, जब 2 क्लाइंट हो जाए, याद रखिए ये वो हो सकता है फिर इसमें आपको घुमाए। आपने देखना है जिसकी ऑडिटर है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर फर्ज कीजिए ये गोइंग कंसर्न का, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आगे से छोटा सा क्वेश्चन मैं छोटी आपकी, अगर ये गोइंग कंसर्न का इशू होता है इसमें, तो उसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट कि नॉट एप्रोप्रिएट। हम क्या करते हैं? हम ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करते हैं। और अगर बताया होता कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट, फिर क्या करते हैं? जो उसने बताया हो उसके मुताबिक ही करते हैं। समझ? या तो हम जो मेंशन हो गोइंग कंसर्न का स्टेटस, उसके मुताबिक आंसर देते हैं, या सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। ये बात याद रखिएगा। हम खुद से वो जजमेंट अप्लाई नहीं करवाएगा कि ये कहानी, ये सिचुएशन है, बताओ इस क्लाइंट के ये तरफ आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। नहीं, यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं गोइंग कंसर्न के, जब वो केस स्टडी देता है। यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा एप्रोप्रिएट है कि नॉट एप्रोप्रिएट, यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो ये सिंपल वैसा ही है जैसे हम मटेरियल परवेसिव का डिसीजन करते हैं। मटेरियल परवेसिव में भी तो ऐसे ही होता है, या तो मेंशन करता है कि फैक्ट मटेरियल के परवेसिव है, हम उसके मुताबिक आंसर करते हैं, और अगर क्वेश्चन में मेंशन ना करे तो दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, इफ मटेरियल इफ परवेसिव। गोइंग कंसर्न पे भी यही रूल है। तो समझ आई? चलिए ठीक है, आज का लेक्चर अगर कहें तो एक ही जगह आज जी। अच्छा कल आपको मैसेज कर दिया जाएगा, मे भी कल क्लास ना हो, वैसे मेरी कल सीफैब की क्लास है और सीफैब की लंबी वाली क्लास है। आपका कल टेस्ट है ना? हाँ टेस्ट होगा आपका, चैप्टर 4 और 5 का होगा।
कल आप टेस्ट, कल आप क्लास में आएंगे? आएंगे क्लास, कल आपकी क्लास जो है वो होगी, उसमें आपने, हाँ जी टेस्ट है, मैं भी आऊंगा भाई, सीपीएफ की क्लास है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5, अच्छा कितने स्टूडेंट का चैप्टर 4 और 5 दोनों होने चाहिए? कितनों का ख्याल है चैप्टर 5 हो सिर्फ? चले सिर्फ चैप्टर 5 का रख लेते हैं कल टेस्ट, ठीक है? लेकिन कल आपने आना है, टेस्ट देना है। कल मैं भी आ रहा हूँ, आपने भी आना है, टेस्ट देना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।